हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर ए के सिंह और आज हम अपना केवीएस यानी केवीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के नोट्स के तौर पर आपको समरी मिल रही है, यानी कि समरी के आपके लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखना, इस बार 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आ रहा है। एसएसटी वाले खासकर ये ध्यान रखें, और साइंस वाले कि आपका जो पेपर आएगा वो आएगा एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी की तैयारी तभी करी जा सकती है जब हमें एनसीईआरटी समरी के तौर पर मिलती रहे। यानी कि हमने किस क्लास की, ज्योग्राफी की 6th क्लास की और पोल साइंस की 6th क्लास की किताब पढ़ ली है। अब हमारा चल रहा है इतिहास का। इतिहास भी आपका जल्दी ख़त्म होने वाला है, फिर हम 7th में आ जाएंगे, 8th में, 9th में और 10th तक हम सारी एनसीईआरटी कवर करके फिर आपका एक रिवीजन के तौर पर आपको मॉक टेस्ट या क्वेश्चन के तौर पर कराए जाएंगे, जिससे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए और आपको जो 100 नंबर की तैयारी है वो चलती रहे। और 100 नंबर के साथ साथ प्लस आपको किसकी तैयारी मिल रही है, प्लस आपको 60 नंबर की साइको की तैयारी मिल रही है। तो इसमें आपको कितने नंबर की, 160 नंबर की इस चैनल पर आपको तैयारी मिल रही है। और दोनों ही टफ सब्जेक्ट हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग तो चुटकियों का खेल माना जाता है अब, जब से 10-10 नंबर के सिमट के रह गए हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज का जो चैप्टर है, यानी कि लेसन नंबर 3 हिस्ट्री क्लास 6 का देखेंगे। तो इसका नाम क्या है, आरंभिक नगर। आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, आपने सबसे पहले कि कहाँ बसे मानव, फिर कैसे आए, फिर उन्होंने किस चीज़ का उपयोग करके अपनी सभ्यता को विकसित किया, ये आया। अब आता है आरंभिक नगर में, यानी कि आरंभिक नगर में हमें क्या पढ़ना है भाई। आपने आरंभिक नगर में हमें पढ़ना है हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा की विशेषता के बारे में, हड़प्पा के लोगों के बारे में, और लोग पहले कैसे बसे, किस तरह से आए, भवन के निर्माण की, नाली, सड़क, ये सब चीज़ें पढ़नी है हमें, नगर योजना और जो चीज़ें हैं यानी कि लिपि विपि के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। बुर्ज होम और जो चीज़ें थी वो हमने कल पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा के बारे में कहानी के तौर पे पढ़ना चाहेंगे तो ये समझिए, देखिए हड़प्पा, जो हड़पने वाली चीज़ है वो हड़प्पा, ठीक है। आज से कम 160 साल पहले क्या था, जब रेल लाइन यानी कि अंग्रेज़ों ने 80 आपकी 18 के आसपास, 18 शताब्दी यानी कि 19वीं शताब्दी में जब रेल लाइन बिछ रही थी, तो पंजाब के और पाकिस्तान, जो आज क्या है अलग अलग देश है, वो उस टाइम पे इंडिया था। तो इंडिया में एक तरह से रेल लाइन बिछाई जा रही थी, और रेल लाइन बिछाने वाले इंजीनियर कौन थे, इंडियन थे। और इंडियन लोगों ने जब रेल लाइन बिछाई तो खुदाई करी, और खुदाई में वहाँ मिली उन्हें बहुत ही अच्छी तरह की ईंटें। ईंटें मिली तो उन्होंने क्या देखा कि अच्छी ईंटें हैं, तो जाकर इनकी खुदाई करो, और खुदाई करके जो ईंटें निकली, जितनी भी ईंटें निकली, उन्होंने उनको रेल लाइन में यूज़ कर दिया। यानी कि आज से कितने साल पहले की बात है ये आज से 150 से 160 साल पहले की बात बता रहे हैं हम। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद पुरातत्ववेदाओं ने, यानी कि आज से 80 से 90 साल पहले क्या करा, आज से कह रहा हूँ मैं, आज से यानी कि 1921 की बात है, 21। आज कितना चल रहा है, 23, यानी कि 100 साल मान के चलिए आप। 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 91 में खुदाई शुरू हुई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब खुदाई शुरू हुई, पुरातत्ववेदाओं को पता चला कि यहाँ पे कुछ सभ्यता है, तो सभ्यता के रूप में उन्होंने खुदाई करी, और खुदाई में उन्हें एक पूरा का पूरा शहर का निर्माण की पूरी प्रक्रिया मिली। यानी कि उन्हें क्या मिला, शहर मिला, जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। तो यानी कि एक शहर कौन सा मिला, हड़प्पा, ठीक है बच्चों, जिसका नाम कहते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की इमारत पूरी की पूरी यानी कि मिली। और ये शहर कब तक का माना जाता है, ये शहर माना जाता है 4700 साल पहले का। यानी कि हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा, 4500 और उससे 700 के आसपास का शहर पढ़ा था। यानी कि जब
गेहूँ और जौ की बात आ रही थी, यानी फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ा था ना गेहूँ और जौ, और फिर 2500 साल वाली बात थी, वो भी पढ़ी थी हमने। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में पहले ही कॉन्सेप्ट में देखने के लिए मिली है। फिर आती है नगर विशेषता। इस शहर की नगर विशेषता के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमें देखो, मैं आपको बिल्कुल बच्चे की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये है क्लास KVS के पेपर की तैयारी आ रही है, यानी कि हमें करना है समरी के रूप में। बच्चों के रूप में, अगर बच्चों के रूप में पढ़ना है तो अलग से हम फिर कहानी के रूप में पढ़ाया जाता है, आपको पता है, मुझे पता है, पर मैं आपको बच्चों के रूप में नहीं लेके चलूँगा, हमें तो पढ़ना है सिर्फ कहानी के रूप में, यानी कि समरी के रूप में। तो अब आपसे कॉन्सेप्ट ये पूछा जाता है कि हड़प्पा है कहाँ से, यानी कि हड़प्पा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना हड़प्पा है कहाँ पे। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंधु प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, चलिए राजस्थान पूरा ही लिख देते हैं, जब लिख ही रहे हैं तो सारी चीज़ें पूरी लिखते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। राजस्थान, हरियाणा और इंडिया का पाकिस्तान, ओ इंडिया का पंजाब, तो इन सब में मिले हैं, यानी कि इसके जो से मिलकर बनाए, यानी कि यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और क्या है, इन स्थलों में पुरातत्ववेदाओं ने अनेक वस्तुओं को मिला है, जैसे कि मट्टी के बर्तन, और मट्टी के बर्तन में भी लाल कलर की, काले कलर की चित्रकारी, पत्थर पर और बाटों पर मोहरे, मनके, तांबे उपकरण आदि, पत्थर के लंबे ब्लेड, इस तरह की चीज़ें मिली हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो क्या क्या मिला है, मोहरे, मनके आदि, ठीक है, ये याद रखना। पर ये जो इम्पोर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आधुनिक नगर के पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे नगर योजना। नगर योजना में से एक क्वेश्चन आता है, तो उसको देखते हैं, नगर योजना में क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, नगर योजना में, हड़प्पा के नगर योजना में दो पोर्शन में बटा था, यानी कि हड़प्पा ज़्यादातर हिस्सों में, दो हिस्सों में विभाजित है, एक पश्चिमी भाग और दूसरा है पूर्वी हिस्सा। यानी कि पश्चिमी भाग जो होता था, ठीक है, पहले पश्चिमी भाग के बारे में बता देते हैं। पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग जो था वो छोटा होता था, यानी कि पश्चिमी भाग क्या था, छोटा था, लेकिन ऊंचाई उसकी ज़्यादा थी, यानी कि जैसे कि ये है, इतना सा भाग है, और ये है पहाड़ के ऊपर, ठीक है, और ये है जो छोटा भाग है वो पूर्वी भाग है, वो है पहाड़ के नीचे, यहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो ये है डिफरेंस, आपको अभी उस लिख के भी मैं समझा दूंगा, क्योंकि आप लिखने पे ज़्यादा फोकस या करिए। भाई लिखा होगा, इतिहास लिखा हुआ मिल जाए तो थोड़ा सा अच्छा होता है, मैं भी उस चीज़ में मानता हूँ कि आपको लिख लिख के समझाया जाए, जिससे आप नोट्स के तौर पर भी लिख सकें। भाई कोई नोट्स बना रहा है तो नोट्स के तौर पर भी लिख सके। वैसे मैं प्रेफर करूँगा 2x पे लगाओ और वीडियो को देखो, क्योंकि भाई मैं अपने फ़ायदे के लिए आपको ये कहूँ कि आराम से वीडियो देखो। वीडियो के ऑप्शन में जाइए, 2x पे वीडियो को लगाइए, और कोई सुनने वाला हो तो सुनिए आराम से, सुनने का नहीं है तो देखिए आराम से, जिससे आपको समझ में आए चीज़। भाई आपका फ़ायदा होगा तो मुझे भी आप 4 आदमियों के सामने बताएंगे कि हाँ यहाँ से पढ़ा था मैंने, ठीक है। चलिए, तो क्या था हमारा, छोटा हिस्सा था। अब फिर क्या आती है बात, ये जो था, और जो पूर्वी हिस्सा था ऊंचाई वाला क्षेत्र था, यानी कि बड़ा, छोटा था और ऊंचाई, ऊंचाई पर था। और दूसरा क्या था, पूर्वी हिस्सा, तो पूर्वी हिस्सा क्या था,
बड़ा था लेकिन, या बड़ा था और नीचे था। अभी आपको मैंने डायग्राम बना के दिखाया ना, तो नीचे था। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब आती है पूर्वी हिस्से, और इसकी पूर्वी हिस्से को पुरातत्व वेदाओं ने क्या कहा है भाई बताइए। निचला नगम, यानी कि सॉरी, निचला नगर, इसको क्या नाम से दिए जाना गया है? इसको जाना गया है निचला नगर। याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े थोड़े। और इसको क्या जाना गया है? नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये तो भाई सब बता देंगे, निचला नगर कौन सा है, जो बड़ा है छोटा है, वो हो गया। और नगर, यानी कि नगर दुर्ग किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। और दोनों को, दोनों ही चार दीवारी के अंदर बनते, यानी कि एक तरह से बाउंड्री थी किले के तौर पर। तो यानी कि दोनों दोनों हिस्से या हिस्सों की चार दीवारी या पक्की ईंटों से, भाई नॉर्मल ईंटें ही नहीं है, पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये था आपका क्या, नगर योजना का या नगर विशेषता का पहला पड़ाव। अब आता है जब दीवार पक्की हो गई, ये सब चीज़ पक्की हो गई, तो कुछ नगर, जो नगर दुर्ग के खास बात क्या है, अब नगर दुर्ग की खास बात को समझेंगे। नगर दुर्ग की खास बात, मसाले के तौर पर मोहनजोदड़ो से खास तालाब। अब जो आता है आपका इसमें नगर दुर्ग में, नगर दुर्ग में आपको एक चीज़ मिली है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब आपने जो हिस्ट्री के मैराथन कर रहे होंगे बच्चे, उन्होंने ये मोहनजोदड़ो वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, और उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? खास कलर का तालाब मिला था, यानी कि खास तालाब बनाए गए थे, जिन्हें पुरातत्व वेदाओं ने क्या कह दिया? पुरातत्व वेदाओं ने दाओं ने महान स्नानागृह कहा था, यानी कि महान स्नानागृह कहा है। ठीक है, तो ये आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में खास तरह के तालाब को क्या कहा गया, तो पुरातत्व वेदाओं ने क्या कहा? महान स्नानागृह। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, यानी कि ये महान स्नानागृह कहाँ से मिला है आपसे पूछे जाए, तो मोहनजोदड़ो से। और एक बार पेन भी चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाए थोड़ा सा। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, अग्नि कुंड मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे नगरों पे बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये जो चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं खुद कह रहा हूँ आपको, वीडियो से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, मैं बहुत जो लिखवा रहा हूँ अभी, एक और चीज़ लिखवा दूंगा, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यानी कि हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े
भंडार गृह मिले हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि ये तीनों जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है और यही से क्वेश्चन आते हैं। भाई आपसे पूछ लेगा कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है, तो या फिर ये पूछ लेगा अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो अग्निकुंड के साक्ष्य जब आपको पता ही नहीं होगा कालीबंगा या लोथल से मिले, तो आप आंसर नहीं लगा पाओगे। फिर दूसरा पूछ सकता है कि जो खास तरह के जिन्हें स्नानागृह कहते हैं, महान स्नानागृह कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिला है, बड़े बड़े भंडार गृह मिले। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है, ये ध्यान करना। चून्हदड़ो कहाँ है, चून्हदड़ो भी सिंधु नदी के पास है। और ये कहाँ है दोनों, ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के स्थित मान के चलिए। गुजरात से ऊपर का जब मैप देखेंगे, यानी कि धोलावीरा और सुतकोंदड़ो लोथल ये कहाँ है, गुजरात में। और चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो ये है पाकिस्तान का, जो एक तरह से राजस्थान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर टाइप है ना। देखिए आपको समझा देते हैं। वैसे तो मेरी मैप की स्किल इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि मैंने मैप थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा जितना कि ज्योग्राफी लेवल पर पढ़ा जाता है। ये आपका है, मान के चलिए ये आपका गुजरात है जी, ठीक है। अब यहाँ है आपका धोलावीरा और ये है आपका सुरकोतड़ा, यानी सुरकोतड़ा जिसे कहते हैं। और यहाँ से आपका, जिसे यहाँ से ऐसे जा रही है आपकी सिंधु नदी, जिसे में 5 नदी मिलकर बनती है। कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, कौन सी, ये है सारी नदी मिलकर बनती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी जब बनती है, सिंधु नदी जब बनती है तो इसी के कोने पर यहाँ पर आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो, यहाँ पर मोहनजोदड़ो आएगा। और इसी के इधर मिलेगा आपको चन्हूदड़ो। ये दोनों आसपास ही हैं, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं अभी पूछता हूँ, अभी आपने 1 सेकंड पहले पढ़ा, कालीबंगा और लोथल से किसके शख्स मिले, जल्दी बताइए भाई, खुद सोचिए। काली और बंगा से और लोथल से, काले क्या होते हैं भाई, आग जब जलती है तो काला काला ऐश छोड़ती है, जिसे ऐश कहते हैं हम अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या कहते हैं, राख छोड़ती है। तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिले, बड़े बड़े भंडार के ग्रह मिले हैं। तो भंडार ग्रह। चलिए अब आगे चलते हैं, भवन, नाली और सड़क के बारे में जानते हैं हम। भाई सब चीज़ आ गई, अब आते हैं भवन, नाली और, भाई एक शब्द में कह दिया जाए तो ये जो थी सभ्यता, सबसे पहली नगर योजना की सभ्यता थी। इसके बाद की नगर योजना की सभ्यता आपको पता है कौन सी थी, चलिए उसका भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए 2 चीज़ें, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल वाली जो सभ्यता थी वो नगर योजना के लिए अप्रोप्रिएट थी, द्वितीय नगर योजना कहा जाता है। तो पहली नगर योजना किसे कहा गया, पुरातत्ववेताओं ने यानी कि हिस्ट्री वालों ने उसे कहा है हड़प्पा को। यानी कि इन नगरों में घर के आम तौर पर 2-2 मंजिल होती थी। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं, भवन, नाले और सड़क के। सबसे पहला पॉइंट आपका, पेन भी चेंज कर लेते हैं, चलिए अब कर लेते हैं हरा पेन, क्योंकि डार्क पेन है थोड़े से। घर की जो यानी कि घर के आम तौर पर कितने होते थे, 2 मंजिल होती थी। घर 2 मंजिल का होता है, तो 2 मंजिल, सॉरी मंजिल के घर होते थे। घर के आंगन और चारों ओर कमरे होते थे, यानी कि घर के आंगन, जैसे कि ये है घर, ये आपका घर है, इसके ये आंगन है और इसके चारों तरफ मकान है।
भाई पुराने टाइम पे इस तरह के ही आज भी बहुत सी जगह आंगन में बीच में और बीच चारों तरफ को मकान है और बाहर बैठक है और इस तरह के मकान बने हुए हैं। ये पुराना ट्रेडिशन है और पुराने ट्रेडिशन भी अच्छा ट्रेडिशन माना जाता है घर का। फिर क्या था, स्नानागृह अलग से था, घर में कुआं अलग से था। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिली है नगरों में, यानी कि नगरों में जो नालियाँ थी वो ढके हुए थे, यानी कि नालियाँ जो थी ढकी हुई थी। अब आपने घर का कॉन्सेप्ट कर लिया, अब आपको चलते हैं नाली में, यानी कि यहाँ की जो नालियाँ थी न, नगरों की नाली या ढकी हुई थी। ठीक है, हर घर नाली और सड़क निर्माण योजनाबद्ध तरीके से था, यानी कि हर घर घर चलिए अलग से समझ, सभी घर नाली या नाले, कुछ भी कर लीजिए, नाले सड़कों और किस्से में था, यानी कि घर जो थे बने हुए थे। आपका आज घर ये है, यानी कि ये सड़क है, ठीक है, इधर भी घर है और इधर भी घर है, ठीक है, ये सड़क जा रही है और इसमें आज के कॉन्सेप्ट में इस तरह नालियाँ हैं या सीवेज इसके अंदर है। तो उस टाइम पे भी वेल डिज़ाइंड यानी कि योजनाबद्ध तरीके से, इसे कहेंगे योजना योजना सभी घर नाली सड़क योजना बद्ध तरीके से निर्मित थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया था नगर जीवन का। नगर जीवन का हड़प्पा के नगरों को बड़े हालचाल में एक तरह से सबसे बड़ा नगर माना जाता था। क्यों? धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य चीज़ें मंगवाते थे ये लोग। शहर एक तरह से यहाँ का कॉन्सेप्ट अलग ही था। ठीक है, इन नगरों की लिपि का जो थी वो मोहरों पर लिखी हुई मिलती थी, यानी कि इन नगरों में जो लिपि भी होती थी वो मोहरों पर लिखी थी, यानी कि एक तरह से पढ़े लिखे लोग थे। आपने चलिए अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि यहाँ के लोग क्या थे, पढ़े लिखे भी थे, सोने चांदी के आभूषण भी पहनते थे, सोने चांदी के आभूषणों के कलाकारी को भी जानते थे और उनको इस कला में निपुण थे कि वो आभूषणों पर, यानी कि आभूषणों पर लिखना जानते थे। ठीक है, इस चीज़ का भी उन्हें ज्ञान था। फिर चलिए आगे जाते हैं, आगे आते हैं नगर और शिल्प के बारे में बात आई। व्यक्ति जो थे उन्हें पत्थर की बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, यानी कि हाँ एक कॉन्सेप्ट अब ये भी समझना होगा हमें। चलिए, नगर और नए शिल्प, इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो है ये है, पहला है व्यक्ति को पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहन, देखिए जल्दी जल्दी में आपके साथ ये जरूर होती है कि मोहन जोदड़ो से मिली है। भाई एक आपने देखा होगा, या वो जो दाढ़ी वाले कॉन्सेप्ट है, यानी कि दाढ़ी वाली जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। उसमें वो कढ़ाईदार वस्त्र को पहने हुए दिखाया गया है, यानी कि मिली थी इस
में उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट ये देख रहे हैं ना, ये मूर्ति का पूछा जाता है। उसे मूर्ति को कहाँ से मिली है, तो वो है मिली है मोहनजोदड़ो से। एक व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली है जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं, तो वो आपसे पूछा जाएगा कहाँ से मिली, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। अब आते हैं पुरातन वेदाओं ने जो चीज़ों को मिली है उनको क्या कहाँ से निकाला। आधुनिक पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी, धातु से बनी हुई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए गए और सोना चांदी के बर्तन बनाए जाते थे। यानी कि क्या क्या चीज़ें मिली है पुरातन वेदाओं को, इतिहासकारों को, सीधे सीधे इतना कॉन्सेप्ट आपको परेशान। इतिहासकारों को क्या क्या मिला है भाई, सोने, सोने वाले यानी सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड इज ओल्ड गोल्ड, ठीक है। सोना चांदी, कांस्य, तांबे। भाई आज सोओगे तो कल सोना नहीं पहन पाओगे, और आज जागोगे तो कल सोना क्या कुछ ही पहन लो, ठीक है। औजार, हथियार, पर हथियार वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। हथियार कहा ही गया है हथियार, पर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शांत प्रवृत्ति के थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे शांत प्रवृत्ति के थे। हड़प्पा के तांबे, कांसे, औजार, ये हथियार, गहन, बर्तन बनाए जाते थे, भले बनाए जाते थे, पर इनका जो कॉन्सेप्ट है हड़प्पा सभ्यता में, ये कहा गया है कि हड़प्पा के लोग बहुत ही शांत प्रवृत्ति के थे, उनके कोई भी युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा इंटरव्यू लेवल में भी, अगर आपसे आपको घुमाने की कला पता है तो आप ये कह सकते हैं सर वहाँ इतनी डेवलप्ड उसने थी कि वहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर औजारों के साक्ष्य जरूर मिले हैं, परंतु उस साक्ष्य में ये साक्ष्य कहीं भी नहीं बता पाता कि वो लोग योद्धा थे या युद्ध के लिए अपने जीवन को चलाते थे। उन लोगों का शांत स्वभाव का जीवन था, ये हमें बताया गया है इतिहासकारों द्वारा। चलिए, हड़प्पा के लोग जो होते थे काले रंग के डिज़ाइन में खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी कि आपको बर्तन के बारे में पता होना चाहिए। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूब, क्या खूब भाई, क्या खूब दिखती हो, वो गाना सुना ना, तो वैसे ही ये लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। अब आती है बात इसकी सभ्यता की, यानी सभ्यता 700 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती करती थी। यानी कि ये जो थे कपास की खेती करते थे। अब नगर शिल्प के बारे में जब हम पढ़ते जा रहे हैं, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जो हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि वो कपास की खेती इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं। और मोहनजोदड़ो में जो आपको सोल वाला आदमी मिला है ना, वो भी इसी चीज़ से मिला है। यानी कि मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के, ये सब चीज़ें मिली हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो आपके इस चैप्टर में बताया गया कच्चे माल की खोज। भाई कच्चे माल के हड़प्पा के लोग कई चीज़ों जो मिलती हैं वो लेकर तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न जैसी दूर दूर आयात करते थे। यानी कि
हड़प्पा के लोग सोना सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का दूर दूर से आयात करते थे। अब कोई ये मत कह देना कि हमें आयात और निर्यात का पता नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो भाई पता ही होगा, आपने ज्योग्राफी पढ़नी है। अगर इतना नहीं पता तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपकी। आयात और निर्यात का नहीं पता तो आपको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आयात और निर्यात। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये है केवीएस, और केवीएस यूनिक चीज़ों को ज़्यादा ढूंढता है। तो ये है वेरिएंस। ध्यान रखना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना। ऐसे का ऐसी फ़ोटो खींच लो, या फिर ऐसा का ऐसी आप अपने कॉपी में उतार लेना, क्योंकि एज इट इज़ आपको बिल्कुल ध्यान से मैं समझाने के लिए सारी चीज़ों को लेकर चलूँगा। देखिए, ये था एक तरह का पत्थर और प्राकृतिक संघ के बारे में सुना होगा। पत्थर के संघ, प्राकृतिक संघ आपने देखा होगा। बहुत से ये कहते हैं कि ये असली संघ नहीं है, ये नकली संघ है, प्राकृतिक संघ नहीं है, ये सब चीज़। तो उसी को लेकर यहाँ पर अब फ्रेंस के बारे में बताया गया है। तो देखिए, पत्थर और संघ प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। ये तो सबको पता है भाई। दो तरह के पाए जाते हैं, एक आर्टिफिशियल शंख बनाया जाता है और एक पत्थर का शंख बनाया जाता है, जिसमें कहते हैं कि आप कभी भी चल जाए, ये कहेगा कोई भी कि ये प्राकृतिक शंख है, इसमें ये निशानी है, इसमें निशानी, तो उसी को लेकर यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब आते हैं, लेकिन की बात आती इस वाली चीज़ की, हमें फ्रेयंस को कृत्रिमन रूप से बनाया हुआ शंख कहा जाता है। यानी कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कृत्रि यानी आर्टिफिशियल तौर पर रूप से तैयार किया जाता है। बालू या फेस्टिक पत्थरों के चूने को गोंद में मिलाकर, अब ये मत करने लग जाना कोई शंख बनाने लग जाओ बैठ के। शंख, जितने का शंख में मेहनत करोगे ना उतने का शंख आ जाएगा। बस अभी केवीएस की तैयारी करो, और मतलब अपने टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है। उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे।
और इससे और क्या क्या चीज़ बनाई जाती थी, फ्रेयंस से मनके। भाई जो चीज़ें महंगी होंगी वही तो चोरी की यानी कॉपीड बनाई जाएंगी। आप आज देखते हैं आईफोन की कॉपी बनाई जाती, सैमसंग के फ़ोनों की कॉपी बनाई जाती, क्या रेडमी के फ़ोनों की कॉपी बनाई जाती, रियलमी के फ़ोनों की कॉपी बनाई जाती? भाई नहीं, कॉपी उन्हीं चीज़ों की बनती है जो बहुमूल्य होते हैं। सैमसंग के फ़ोनों की कॉपी मिल जाएंगी, कहाँ मिलेगी, गफ़ार मार्केट में मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तो मिलती है, खुलेआम बिकते हैं। आईफोन की कॉपी मिलती है, खुलेआम बिकते हैं। कभी रियलमी की कॉपी देखिए, जितने की कॉपी खरीदने चलोगे उतने का तो नया फ़ोन आ जाएगा। इसलिए बहुमूल्य चीज़ों की कॉपी मिलती है, यानी कि चूड़ियाँ, बाले यानी कि एक तरह से इयररिंग्स, और छोटे बर्तन, छोटे बर्तन। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें कॉन्सेप्ट है। जल्दी फ़ोटो खींचिए, आगे भी चलना है। 1 मिनट के रोक रहा हूँ मैं। भाई अगर आज आप तैयारी करोगे, रात दिन एक कर दो तैयारी करने में, चाहे कैसे भी कर लो, तैयारी कर लो और फिर अपनी जॉब को ले लो। सभी ने फ़ोटो खींच लिया, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आती है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज भी राजस्थान से करते हैं, यानी कि राजस्थान से करते हैं। कहाँ? राजस्थान में तांबे का आपने देखा होगा, चाहे आप कोई सी भी जगह चल जाएं, लिट्टी चोखा आपने खाया होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ का है? बिहार का। पर लिट्टी चोखे का जो एडवांस वर्जन है, जैसे कि उसे क्या कहते हैं, दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा भाई बनता उसी तरह से, पर ये दाल के साथ खाया जाता है, चने की दाल के साथ घी डालकर, देसी घी जिसे कहते हैं, प्योर देसी घी और लाल मिर्ची की चटनी के साथ खाया जाता है। और जो भी चीज़ें हैं, आपने दूध वालों को देखा होगा। चलिए अब दूध वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। दूध वालों को देखा है तो दूध लोग बाग जो, यानी कि अदर स्टेट में आज भी वैसे जो डब्बे आते हैं, स्टील के डब्बे आते हैं, उनको उसमें लेके जाते हैं। पर यहाँ पर दूध भी किस तरह से मटके टाइप में लेके जाते हैं। मटका आपने उनकी मोटरसाइकिलों पे देखिए, मटके वाले जो उनके अलग से ही दूध के कॉन्सेप्ट है, यानी कि तांबे के। और जो बनाते हैं वो खाना बनाते हैं वो भी तांबे के यूज़ करते हैं, यानी कि तांबा इसलिए इम्पोर्टेंट रहा होगा कि आज भी तांबे का कॉन्सेप्ट है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज भी करते हैं, और पश्चिमी एशिया के ओमन से भी तांबे का आयात किया जाता है, यानी कि 2 कंट्री कौन कौन सी। चलिए अब लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन लिखिए फटाफट कि तांबे का आयात राजस्थान और कहाँ से? ओमान से किया जाता है। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ क्या मिलाया जाता है? जल्दी बताइए। अगर आप ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा तांबे का आयात वाला, पर ये क्वेश्चन ज़्यादा कांसा, कांस्य पदक आपको पता है कांस्य में क्या क्या मिलता है? तांबा। तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु कौन सी थी? टीन का, यानी तांबा प्लस टीन कांस्य बनता है। और टीन का आयात कहाँ से होता था? ईरान से, ईरान और अफ्रीका से, यानी कि टीन का आयात कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है। सोने का आयात कर्नाटक से होता था, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ्रीका से होता था। ठीक है, चलिए अब आगे लिखते हैं। सोने का आयात, सोना स्लीपिंग वाला सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड। सोने का आयात कहाँ से होता था?
कर्नाटक और किसका बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था? आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। हड़प्पा के लोग अब भाई भोजन की बात आई, हाँ अब कॉन्सेप्ट आपका नया चेंज हो जाएगा, फूड, यानी कि फूड या भोजन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब नया कॉन्सेप्ट जब पढ़ना है इसमें, तो हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे और वही खाते थे। हड़प्पा के लोग क्या थे? हड़प्पा के लोग गेहूं, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। और क्या करते थे भाई? दोनों चीज, आदमी को क्या चाहिए भाई? दूध भी चाहिए भैंस का, उसका घी भी चाहिए, दही भी चाहिए, और इधर क्या चाहिए? गेहूं की रोटी भी चाहिए, जौ की रोटी भी चाहिए, दाल चाहिए, मटर चाहिए, दाना चाहिए, तभी तो खाने पीने के लिए योग्य बनेगा। तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। चलिए, तो सबसे पावरफुल दूध इनमें से कौन सा है, किसका है? चलिए वो भी बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, किसी को पता हो तो। आपने गधे का दूध पिया या गधी का दूध पिया है? तो सबसे पावरफुल दूध है आज के टाइम पर। ये भी मेरे को भी अभी पिछले साल ही, जब मैं कोरोना के टाइम पर पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे को भी यही समझ में आया था कि इसका दूध सबसे पावरफुल है आज के टाइम पर। अमेरिका के में कोई सी रिसर्च हुई थी, तो उसमें ये साबित हुआ है कि जो गधी का दूध है वो सबसे पावरफुल दूध में से एक माना गया है और सबसे महंगा दूध माना जाता है। चलिए, अब आता है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों के सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि कच्चे इलाके जो खुदाई में मिले हैं। धोलावीरा, आपको पता है, धोलावीरा बताया था मैंने। गुजरात में क्या है? खंबार की खाड़ी में मिले जो मिल हैं, उसका भी आपको बताया। देखिए, अब आता है गुजरात वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि गुजरात में आपको पता होना चाहिए गुजरात में आपको क्या मिलता है। ठीक है, गुजरात में क्या है? कच्छ के इलाके के पास जो है धोलावीरा नगर बसा है, यानी कि कहाँ मिलता है? सीधे सीधे धोलावीरा, कच्छ, गुजरात। भाई गुजरात तो ऊपर लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, ठीक है। अब आता है गुजरात के खंबार की खाड़ी के पास साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर है। और लोथल नगर यानी कि ये लोथल नगर कहाँ पर है? जल्दी बताइए। साबरमती की उपनदी के किनारे, यानी कि खंबार की खाड़ी, ये है खंबत की खाड़ी। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो एक कॉन्सेप्ट है
आज के टाइम पे आपने सील का नाम सुना होगा, आपने देखा होगा। जैसे रेड पिक्चर जो है और उसका जो पोस्टर था उसमें दिखाया गया था एक आदमी ऐसे सील लगा रहा है, उस पर क्या सरकारी मोहर टाइप के लग रहा है। तो वो सील का कॉन्सेप्ट पहले भी था, यानी कि पहले क्या थे, पहले के टाइम पर मोहरे पर यानी कि मोहरों पर एक तरह से कपड़ा टाइप लपेट कर गीली मिट्टी को और उस पर मोहर मार दी जाती थी। यानी कि ये लगा दिया कपड़ा, उस पर मार दी गीले कपड़े की मोहर और वो बन जाता था एक तरह से मोहर। लोथल बंदरगाह था, यानी कि लोथल का पर क्या मिला है, लोथल पर ये बंदरगाह भी मिला है, ये ध्यान रखना। सील वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए गुजरात के। अब चलते हैं आगे। मुद्रा, यानी कि मुद्रा वाले कॉन्सेप्ट में यह है मोहरों पर प्रयोग करने वाला एक तरह से थाल या फिर चिन्हों को उकारा जाता था। वो किस पे थे, गीली मिट्टी पे। भाई आप कोई भी बचपन में वो गीली मिट्टी के लड्डू से खेला है, मैं खेला हूँ। तो गीली मिट्टी के लड्डू को जब बनाया जाता था वो इस तरह बन जाते थे और उसे लाल मिट्टी में जब घुमाया जाता था, यानी कि मेरा जो एक तरह से ये, चलिए अब आपको थोड़ा सा बताइए। मैं KV1 देखिए KV जोधपुर से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे लाल मिट्टी थी। फिर KV यहाँ से इधर से पढ़ा हूँ दिल्ली की तरफ से। तो जो जोधपुर वाला था वहाँ पर मैं छोटा था तो एक ही पहली दूसरी क्लास वहाँ से करी। तो वहाँ के जो मिट्टी थी हम गीली मिट्टी को बनाते थे और गीली मिट्टी से फिर उस लाल मिट्टी में जब करते थे ना तो वो सख्त बन जाता था, मतलब खूब कैड़ा बन जाता था। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ है मोहरों में। तो मोहरों को जब छिपाया जाता था, यानी कि मोहरें किस तरह सूखी, भाई सूखी आज भी आप गीली मिट्टी को जब सुखाएंगे तो कैसी हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लिया गया है मिट्टी वाले में। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है सभ्यता के अंतिम रहस्य। भाई सभ्यता के अंतिम रहस्य का क्या है आपको पता ही। चलिए इसे पढ़ लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आपका। सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सभ्यता के अंत का रहस्य, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट आता है बाढ़ का। इनका ये कहना था कि बाढ़ आ गई होगी और डूब के मर गए सब, ठीक है। फिर आता है नदियाँ सूख गई होगी तब मर गए पानी से, पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो, सूखे के मारे पानी दो के मर गए। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है मेरी तरफ से। क्यों भाई, जब वेल उसकी सभ्यता अच्छी है तो वो पानी स्टोर करके नहीं सकती। बाढ़ वाला कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, पर ये जब उसके बाद स्नानागृह है, इतने सारे विशाल वो हैं, तो वो ऐसे मरेगी, अल्कोहल नहीं। बाढ़ और नदी के सूखने के आसार के इलाकों यानी कि उससे असर होगा। फिर आया इनका ये मानना है कि एक बड़ा परिवर्तन, यानी कि एक बड़ा परिवर्तन आया होगा, भूकंप जिसे कहते हैं, यानी कि भूकंप वाला कॉन्सेप्ट आया है। फिर जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी कॉन्सेप्ट आया। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट एक तरह से अनुमानित है। हिस्ट्री कभी भी, भाई देखिए हिस्ट्री आपकी 50% जो चलती है वो किस पे चलती है, आपके स्रोतों पर, और 50% चलती है अनुमानों पर, क्योंकि 50% जो स्रोत है उसमें भी अनुमान लगाए जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आपकी मिस्र सभ्यता है। मिस्र सभ्यता आपको पता ही, मिस्र सभ्यता में ये 3 पिरामिड जो हैं वो आपको बताए गए हैं। और ये गीज़ा के जो पिरामिड है उसमें क्या है, मम्मी रखी गई है। मम्मी को क्या कहते हैं, शव को दफनाने की एक प्रक्रिया है, मम्मी जिसे कहते हैं। तो ये सारा आपको पढ़ना था इस चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर था आपका, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, दोबारा आप वीडियो को पॉज करिए, दोबारा वापस जाइए, पहले से पढ़िए। तो ये सब चीज़ें आपके तीसरे चैप्टर में दी गई है, यानी कि आरंभिक नगर कैसे, हड़प्पा। और हाँ, बहुत सारे बच्चे अभी भी थोड़े से कंफ्यूज में होंगे। हड़प्पा इसलिए नाम रखा जाता है, रखा गया है सभ्यता का, क्योंकि सबसे पहले जो नगर मिला था वो हड़प्पा नगर मिला था और उसी के नाम से ये सभ्यता
जानी गई थी, इसलिए हड़प्पा नगर के नाम से यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है ये सभ्यता। भाई जो सबसे पहले मिलेगा उसी के नाम पे तो नामकरण होगा। अब आपका ABCD में से A सबसे पहले शुरू होता है, ठीक है। अगर B के सबसे पहले शुरू होता तो B से शुरू होते, BAD इस तरह शुरू होते। अब A से शुरू है तो A नामकरण हो गया कि नहीं, A to ABCD अल्फ़ाबेट। तो ये सब कार्यक्रम हैं इन सब चीज़ों के, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को लाभ मिले, सभी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ और हमें भी गर्व हो कि हमारा बच्चा पास हुआ है। थैंक यू।